आइए नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। आज हम लेक्चर 20 पर हैं और चर्चा होगी नेटवर्क की क्रैशिंग। पाठ्यक्रम के मॉड्यूल इस स्लाइड में दिखाए गए हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्लानिंग एवं शेड्यूलिंग पर। प्लानिंग और शेड्यूलिंग का जो मॉड्यूल है उसकी विषय सूची इस स्लाइड में दी हुई है और हम लोग नेटवर्क की क्रैशिंग पर चर्चा करेंगे आज। तो आइए चलते हैं आगे। हम ये देख चुके हैं कि निर्माण परियोजनाओं में बहुत अधिक समय और धन खर्च होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि परियोजनाओं की गतिविधियां इस प्रकार निर्धारित की जाएं या प्लान की जाएं कि वे न्यूनतम समय और लागत में पूरी की जा सकें। हम ये भी देख चुके हैं कि गतिविधि में लगने वाला समय या उसकी अवधि और लागत दोनों काफ़ी हद तक परियोजनाओं में गतिविधियों के लिए आवंटित संसाधनों पर निर्भर होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अधिक संसाधनों को आवंटित करके या उनको पुनर्वितरित करके किसी गतिविधि की अवधि कम की जा सकती है? और जब गतिविधि की अवधि कम होगी तो प्रोजेक्ट की अवधि भी कम हो जाएगी। साथ साथ ये देखना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट की अवधि के साथ साथ प्रोजेक्ट की लागत को भी कम किया जा सकता है। एक बार फिर अगर हम देखें तो आज हम आवंटित संसाधनों को बढ़ाकर या उन्हें पुनर्वितरित करके परियोजना में महत्वपूर्ण गतिविधियों की अवधि को कम करने, परियोजना की अवधि को कम करने, गतिविधियों की अवधि को कम करने की बात हो रही है और उससे उत्पन्न स्थिति होगी परियोजना की अवधि का कम होना और साथ साथ परियोजना की कुल लागत का कम होना। इस संबंध में इस बात की संभावनाओं की चर्चा आज का विषय होगा। तो परियोजना में होने वाले व्यय किस प्रकार से क्लासिफाई किए जाते हैं, किस प्रकार के माने जाते हैं? एक क्लासिफिकेशन है कि उन्हें डायरेक्ट या प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय के रूप में देखा जाए। प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं? वह व्यय जो किसी परियोजना के लिए विशिष्ट हैं, जैसे कि सामग्री में होने वाला व्यय, लेबर कंपोनेंट जो उसमें श्रमिक लगेंगे उनका व्यय, जो उपकरण लगेंगे उनका व्यय। तो ये व्यय जो हैं वो तो गतिविधि में लगेंगे ही, लेकिन साथ साथ किसी भी परियोजना में अप्रत्यक्ष व्यय भी बहुत होता है। जब कोई भी कंपनी एक परियोजना पूरी करने के लिए, बनाने के लिए अपना ऑफिस खोलती है तो भवन का किराया लगता है, उसमें बिजली का बिल आता है, वहाँ पर कुछ लोगों को आने जाने के लिए कार आदि की सुविधा दी जाती है। तो यहाँ पर होने वाला व्यय तमाम गतिविधियों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। होता यह भी है कि यह व्यय हर गतिविधि से अलग है। तो यदि हम प्रोजेक्ट को एक माह जल्दी ख़त्म कर लें तो भवन का किराया है, बिजली का बिल है, कार में होने वाला व्यय है, इसका एक माह का जो व्यय है वो बच जाएगा। तो एक तरीके से देखना ये होता है कि यहाँ पर जो हमारी बचत होती है प्रोजेक्ट को जल्दी करने से, यह भी संभव है कि किसी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट को जल्दी करने पर एक बोनस का प्रावधान हो सकता है हमको बोनस मिल सकता है प्रोजेक्ट को जल्दी करने के लिए। तो क्या बोनस या इस प्रकार से जो बचत है उसका प्रयोग करके हम किसी भी गतिविधि को या उस प्रोजेक्ट को जल्दी समाप्त कर सकते हैं? किसी भी ठेकेदार के लिए या कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा करें, ताकि एक प्रोजेक्ट जब हम पूरा कर लेते हैं तो हम वहाँ पर आवंटित संसाधन, मैन पावर, इक्विपमेंट ये सब किसी दूसरी प्रोजेक्ट साइट पर भेज सकते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट हम जल्दी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हम करेंगे जब हमें कुछ फ़ायदा दिखाई दे। इसी बात की चर्चा आज का विषय है। परियोजना की लागत और अवधि का संतुलन, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ, ये क्या होता है?
किसी भी परियोजना की लागत और अवधि के संबंध और उनके बीच में संतुलन का विश्लेषण कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ कहलाता है। आइए इस चित्र को देखें। इस चित्र में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के साथ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का वेरिएशन दिखाया गया है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलती है टोटल कॉस्ट। तो एक प्रकार से अगर हम देखें, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट लगातार बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट यहां पर ऐसा है जहां पर कि टोटल कॉस्ट एक मिनिमम पर है, तो यहां तक तो हम अवश्य ही जाना चाहेंगे। अधिक संसाधनों को आवंटित कर या पुनः वितरित कर कुछ विशिष्ट गतिविधियों की अवधि को कम करके परियोजना की कुल लागत को कम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रैशिंग। संसाधनों के आवंटन की बात समझ में आती है। ये पुनर्वितरित करने का क्या अर्थ है? पुनर्वितरित करने का अर्थ है कि जो संसाधन एक गतिविधि में लग रहे थे, उन संसाधनों का एक भाग अगर हम एक्टिविटी बी में लगा दें तो एक्टिविटी बी कुछ कम समय में समाप्त हो जाएगी। ये देखना होगा कि उन संसाधनों को पुनर्वितरित करते समय क्या ए इस हद तक डिले ना हो जाए कि प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ जाए। ये संतुलन अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम एक्टिविटी ए के लिए आवंटित किए गए संसाधनों को एक्टिविटी बी में डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात जहाँ तक संसाधन बढ़ाने की है, वो तो ठीक है कि अगर हमारे पास एक्टिविटी ए में कुछ संसाधन थे, एक्टिविटी बी में कुछ संसाधन थे, हमने एक्टिविटी बी में संसाधन अलग से बढ़ा दिए तो वो पुनर्वितरण नहीं हुआ, वो आवंटित संसाधनों में बढ़ोतरी हुई। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं एक उदाहरण। एक प्रोजेक्ट में 6 गतिविधियां हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जिनकी परस्पर निर्भरता और अवधि हमें ज्ञात है। यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई और एफ है, जिनकी की अवधि दिनों में दी हुई है कि ये 4 दिन है, ये 6 दिन है, ये 6 दिन है इत्यादि। ये एक एजम्पशन है कि हर गतिविधि में कुछ मात्रा थी, कुछ परिमाण था, कुछ उसमें आवंटित संसाधन थे, जिनके की आधार पर हमने यह 4 दिन या ये 6 दिन निर्धारित किए। उस सामान्य निर्धारण या सामान्य आवंटन के आधार पर यह एक नॉर्मल ड्यूरेशन या नॉर्मल अवधि यहाँ पर दिखाई गई है। माना यह गया है कि ए, जिसकी की मात्रा तो फिक्स्ड है, एक ट्रायल रूप में, सामान्य रूप में उसमें एक हद तक संसाधन आवंटित किए गए और उस आवंटन के आधार पर वो गतिविधि 4 दिन में पूरी होगी। एफ एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर कि उसकी मात्रा और आवंटित सामान्य संसाधनों को देखते हुए उसको पूरा करने की अवधि 5 दिन है। तो इस प्रकार से यह एक नॉर्मल नेटवर्क है, नॉर्मल तरीके का नेटवर्क है। साथ में हमें जानकारी दी गई है कि एक्टिविटी ए से लेकर एफ तक अगर हम 1 दिन कम करना चाहें तो हमारी लागत क्या होगी। ए को 1 दिन कम करने के लिए हमें 4,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अतिरिक्त, अर्थात जितनी लागत हो रही है वो तो ठीक है, उसके अलावा 4,000 रुपये का खर्चा ऊपर से होगा, अतिरिक्त होगा। बी के लिए ये खर्चा 2,000 है, सी के लिए 5,000 है, डी के लिए 1,000 है, ई के लिए 1,500 है और एफ के लिए 2,000 है। प्रश्न यह है कि परियोजना की अवधि कम करने के लिए पहले किस गतिविधि को क्रैश किया जाना चाहिए। हमारे पास 6 एक्टिविटीज़ हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। इसमें से किस गतिविधि को क्रैश करने की आवश्यकता है या किस एक्टिविटी को पहले क्रैश किया जाना चाहिए। इस बात का निर्धारण करने के लिए हमको इस नेटवर्क का विश्लेषण करना होगा। पहली चीज़ तो ये है कि हम ये निर्धारित करें कि इस प्रोजेक्ट में जहाँ पर ए से लेकर एफ तक 6 गतिविधियाँ हैं, उनकी सामान्य अवधि दी हुई है, तो कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल है, इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। तो उसके लिए बहुत ही सरल नेटवर्क है और हम जानेंगे कि नेटवर्क में 3 पाथ दिख रहे हैं।
ए और डी, बी और ई, सी और एफ। तो इन तीनों पाथ के पूरा होने पर प्रोजेक्ट या परियोजना पूरी हो जाएगी। अब ए और डी को पूरा करने के लिए हमें लगेंगे 4 और 6 10 दिन। बी और ई को पूरा करने के लिए हमें लगेंगे 12 दिन और सी और एफ को पूरा करने के लिए लगेंगे 9 दिन। तो हमें प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? 12 दिन। ये मैक्सिमम ऑफ दीज 3, इन तीनों में अधिकतम है 12। तो बी और ई को पूरा करने के लिए हमें अधिकतम समय लग रहा है और ये हमारा क्रिटिकल पाथ हुआ। क्रिटिकल पाथ हुआ अर्थात एक्टिविटी बी और एक्टिविटी ई, ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी या क्रिटिकल गतिविधि बनी इस प्रोजेक्ट के लिए। अब इस जानकारी के साथ किस गतिविधि को पहले क्रैश किया जाना चाहिए? परियोजना की अवधि क्रिटिकल पाथ बीई द्वारा नियंत्रित हो रही है, ये हमने अभी ज्ञात किया। अब चूंकि बी और ई की अगर हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि चूंकि ई को 1 दिन से क्रैश करने की लागत बी की तुलना में कम है, ई को क्रैश करने में हमें 15 दिन लगेंगे, बी को क्रैश करने के लिए 2000 रुपये लगेंगे। अर्थात 1 दिन से पूरे पाथ को कम करना है अगर, तो ई को कम करना सस्ता पड़ेगा। तो हमें पहले ई को क्रैश करना चाहिए, अर्थात ई को पहले क्रैश किया जाना चाहिए। अगर कोई भी एक्टिविटी नॉन क्रिटिकल है, जैसे कि इस केस में ए, डी, सी, एफ, इनको क्रैश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसमें ए को 4 की जगह 3 दिन में पूरा भी कर लिया तो भी प्रोजेक्ट में तो 12 ही दिन लगे, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए क्रिटिकल एक्टिविटीज को ही क्रैश करना चाहिए। इसमें अब एक थोड़ा सा पेच है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं गतिविधि की लागत का स्लोप, अर्थात कॉस्ट स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी। ये क्या कॉन्सेप्ट है? किसी गतिविधि को अपनी सामान्य अवधि से 1 यूनिट, चाहे वो दिन हो, सप्ताह हो, माह हो, समय कम में पूरा करने के लिए लगने वाली अतिरिक्त लागत उस अवधि की लागत का या उस समय का स्लोप कहलाता है। उस समय का क्या अर्थ हुआ? पिछले उदाहरण में हमने देखा कि एक्टिविटी ए से लेकर एफ तक कुछ वैल्यूज दी हुई थी, जो कि कहा गया कि 1 दिन से उन एक्टिविटीज़ को क्रैश करने के लिए अतिरिक्त लागत इतनी होगी। वो 1500 थी, 2000 थी, 4000 थी, जो भी थी। अब उसमें यह माना जा सकता है उस डेटा में कि चाहे वो 6 से 5 दिन क्रैश कर रहे हैं या 5 से 4 दिन क्रैश कर रहे हैं, उसमें लागत इतनी ही होगी। उसमें दी हुई थी कि ई की लागत 1 दिन के लिए 1500 रुपये है। तो अगर हम 6 दिन से 5 दिन उसको ले जा रहे हैं तब भी 1500 है, और 5 से 4 दिन भी ले जा रहे हैं तब भी 1500 है। यह आवश्यक नहीं है। यह भी हो सकता है कि ई एक ऐसी गतिविधि हो जिसमें कि पहले दिन क्रैश करने में, अर्थात 1 दिन से उसकी अवधि कम करने में तो 1500 रुपये लगें, लेकिन फिर एक और दिन क्रैश करने के लिए जो आपको संसाधन उसमें जोड़ने पड़े, उनकी लागत 1500 से अधिक हो जाए। तो यह आशय है उस समय का। तो पहले उस समय पर जिस पर कि हम क्रैशिंग करना चाहते हैं, उस समय पर उस गतिविधि का कॉस्ट स्लोप क्या है, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कॉस्ट स्लोप हुआ क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, इनका फर्क, डिफरेंस, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, यह मानते हुए कि क्रैश कॉस्ट हमेशा नॉर्मल कॉस्ट से थोड़ी अधिक होगी। नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम, तो नॉर्मल टाइम जितना है वो और क्रैश टाइम नॉर्मल टाइम से कम होगा। इसका जो एक कोशिएंट है वो होगा कॉस्ट स्लोप, अर्थात लागत का स्लोप। जो उदाहरण हमने किया उसमें यह स्लोप कांस्टेंट था, उसमें कोई स्लोप नहीं था। जो वैल्यू दी हुई थी वो
इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम थी। यदि विकल्प उपलब्ध हो तो उस गतिविधि को क्रैश करना चाहिए जिसका कि स्लोप सबसे कम है। लागत के स्लोप की जिस कॉन्सेप्ट की हमने बात की वह इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि दो गतिविधियाँ हैं ए और बी, जिनकी की सामान्य अवधि 10 और 12 दिन है, क्रैश अवधि 7 और 8 दिन है, सामान्य लागत 5,000 और 6,000 रुपये है और क्रैश लागत 8,000 और 9,000 है। इस डेटा से हम ये मानते हैं या इस प्रकार से इसको इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हम 10 दिन की जगह इस एक्टिविटी को 7 दिन में पूरा करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये की जगह हमको 8,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी बी के लिए या गतिविधि बी के लिए अगर हम उसको 12 दिन की जगह 8 दिन में पूरा करना चाहते हैं तो हमें 6,000 की जगह 9,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। अब एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, इन दोनों का कॉस्ट स्लोप क्या है? लागत का स्लोप जो है वो यहाँ पर 1,000 है और यहाँ पर 750 है, क्योंकि 8,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7, तो ये हुआ 3,000 ऊपर आ गया और 3 नीचे हो गया, तो ये हो गया 1,000। इसी प्रकार गतिविधि बी के लिए 9,000 माइनस 6,000 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 8, ये हो गया 750। तो एक्टिविटी बी का कॉस्ट स्लोप या लागत का जो स्लोप है वो 750 है, एक्टिविटी ए का जो स्लोप है वो 1,000 है। तो अगर हमारे पास विकल्प है कि हम कौन सी एक्टिविटी, किस गतिविधि को क्रैश करें, तो हमको एक्टिविटी बी को क्रैश करना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी बी या गतिविधि बी का लागत स्लोप ए की तुलना में कम है, तो गतिविधि बी को पहले क्रैश किया जाना चाहिए। तो आज की चर्चा में हमने देखा कि हम किस प्रकार से एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन, एक सामान्य ड्यूरेशन जिसको कि हम कहते हैं नॉर्मल टाइम टू कंप्लीट दैट एक्टिविटी, उसको अगर हम क्रैश ड्यूरेशन पर ले जाते हैं तो हमको एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, अर्थात हमारी कुछ अतिरिक्त व्यय आता है। और हमें ये देखना होता है कि क्या इससे प्रोजेक्ट की लागत पर क्या असर पड़ेगा। प्रोजेक्ट की अवधि तो कम हो जाएगी, प्रोजेक्ट की लागत अगर कम हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तमाम प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि प्रोजेक्ट की लागत अगर बढ़ भी जाए तो प्रोजेक्ट इतना क्रिटिकल है कि हम उसको न्यूनतम अवधि में पूरा करना चाहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि क्रैशिंग तभी करनी चाहिए या तभी एक श्रेयस्कर एक्सरसाइज है, तभी एक मान्य एक्सरसाइज है जबकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो रही हो, यह पूर्णतः सही नहीं है। हमको सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा कि प्रोजेक्ट नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है और प्रोजेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन क्या है। जो मिनिमम ड्यूरेशन है, क्या हम संसाधनों को मोबिलाइज करके, अतिरिक्त संसाधनों को मोबिलाइज करके उस प्रोजेक्ट की अवधि को कम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी भी गतिविधि को एक हद तक ही क्रैश किया जा सकता है। ये नहीं किया जा सकता कि गतिविधि की अवधि को एक बहुत ही कम लेवल पर ले जाएं। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि अंततः संसाधनों को आवंटित करने की एक सीमा होती है। छोटी सी छोटी बात होगी, चाहे वो पुताई हो, चाहे वो खुदाई हो, चाहे वो इरेक्शन ऑफ मेंबर्स हो, हम अधिक संसाधनों से प्रोजेक्ट की अवधि को या गतिविधि की अवधि को ज़ीरो तो नहीं कर सकते, तो एक न्यूनतम अवधि तो अवश्य होती है। पिछले एग्जाम्पल में जब ए और बी की बात हो रही थी तो आपको ध्यान होगा कि उसमें था नॉर्मल ड्यूरेशन और क्रैश ड्यूरेशन। तो ये भी माना जा सकता है कि जो क्रैश ड्यूरेशन दिया हुआ है वह उस गतिविधि को पूरा करने की न्यूनतम अवधि है, उससे कम में उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो न्यूनतम से कम ड्यूरेशन, अगर नॉर्मल ड्यूरेशन 10 है, क्रैश ड्यूरेशन 7 है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हम 7 तक जाएं। हो सकता है हम 8 पर रुकना चाहें, हम इस गतिविधि को 7 तक न ले जाएं, मिनिमम ड्यूरेशन तक न ले जाएं,
8 तक आने में संभव है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो, 7 पे जाने में प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाए। तो हमको ये निर्णय लेना होगा कि क्या हम न्यूनतम पर जाना चाहते हैं अवधि के हिसाब से, या हम 8 पर रुक जाना चाहते हैं कॉस्ट से गवर्न होते हुए। एक और चीज़ जो कि आज के उदाहरणों से ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि क्रैशिंग करते समय इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कोई ऐसी गतिविधि जो पहले क्रिटिकल नहीं थी अब क्रिटिकल तो नहीं हो गई है। इसका उदाहरण हम इसी एग्जाम्पल से फिर दोहराते हैं। हमारे पास इस एग्जाम्पल में 3 पाथ थे, AD, BE और CF। इसकी अवधि थी 10, इसकी अवधि थी 12 और इसकी अवधि थी 9। हम अगर BE को क्रैश करते हैं, चाहे हम B को क्रैश करें या E को क्रैश करें, अगर हम एक दिन क्रैश करते हैं तो ये हो जाएगा 11। अगर हम यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो ये रहेगा 10 और 9। यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर हम एक और दिन क्रैश करते हैं कि हम वाकई में उससे कम समय में प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, तब क्या होगा कि हम B और E को क्रैश करेंगे और इस पाथ पर 10 दिन लगेंगे। लेकिन अब हमारा A और D भी 10 दिन का हो गया, C और F अभी भी 9 दिन का है। तो अगर अब हम इसके आगे एक और दिन क्रैश करना चाहते हैं, तब हमको ये देखना होगा कि हम मात्र B और E को नहीं बल्कि A और D को भी अगर क्रैश नहीं करते हैं तो हमारी प्रोजेक्ट की अवधि 9 दिन नहीं बनेगी। तब क्या होगा कि BE तो हमारा 9 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन AD अगर 10 दिन में पूरा हो रहा है, CF 9 दिन में पूरा हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि AD 10 दिन का है। तो अगर हमें प्रोजेक्ट 9 दिन में पूरा करना है तो हमें AD को भी क्रैश करना होगा। तो अगर हम इस डेटा के अनुसार यह सोचना चाहें कि हमारी 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की क्रैशिंग कॉस्ट क्या है, यह मान लें कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं A, B, C, D, E, F, इनमें न्यूनतम अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं। न्यूनतम हो सकता है 2 दिन हो सबका, 3 दिन हो, वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो हम 1 दिन से क्रैश करने के लिए तो हमारी क्रैशिंग कॉस्ट आएगी 1500, क्योंकि हम E को 1 दिन से क्रैश करेंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। दूसरे दिन फिर वही विकल्प होंगे कि हम B को क्रैश करें या E को क्रैश करें, और हम फिर से E को क्रैश करेंगे और दूसरे दिन भी हमारी कॉस्ट आएगी 1500, अर्थात टोटल 3000 हो गया। तो अगर हम 2 दिन से इस प्रोजेक्ट को, जो कि 12 दिन में ख़त्म होता है, अगर हम 11 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तो इट इज़ प्लस 1500, अगर 10 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तो प्लस 3000। लेकिन अगर हम 9 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तब हमें A और D में से एक को क्रैश करना होगा, ताकि हम A और D वाला जो पाथ है उसको भी 9 पर ला सकें। तब हमें A और D में चॉइस होगी कि हम किसको क्रैश करें। वहाँ पर 4000 और 1000 को देखा जाएगा और हम देखेंगे कि हमें D को क्रैश करना चाहिए, और D को अगर हम 1000 और क्रैश करते हैं तो हमें 1000 एडिशनल व्यय होगा। तो इस प्रकार जब हम क्रैशिंग करते हैं तो हम पूरे नेटवर्क को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं पहले, वो धीरे धीरे क्रैश होते हुए कहीं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्रिटिकल ना होने लगें। और एक और कॉन्सेप्ट है जो कि इस एग्जाम्पल से उतना साफ नहीं हो रहा है, वो है कि कॉस्ट स्लोप जो कि यहाँ दिया हुआ है वह समय के साथ कांस्टेंट है या नहीं। अगर E में पहले दिन तो 1500 था, लेकिन अगर दूसरे दिन 2500 हो जाता है तो हमें दूसरे दिन के लिए B को क्रैश करना होगा, ना कि E को। पहले दिन E को क्रैश करेंगे क्योंकि 1500
इज लेस देन 2000। दूसरे दिन ई को क्रैश करेंगे क्योंकि उस समय 2000 इज लेस देन 2500। ई के लिए ये दूसरा दिन है, लेकिन बी के लिए ये पहली बार क्रैश हो रहा है, तो बी की अवधि 6 से 5 ही हो रही है, अर्थात 2000 रुपये की बात है। लेकिन ई के लिए दूसरा दिन क्रैश करने में हम 6 से 5 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब 5 से 4 अगर करेंगे तो यहाँ पर व्यय 2500 है, यहाँ पर व्यय 1500 था, तो इसलिए यहाँ पर तो ये क्रैश करेंगे, लेकिन जब 4 पे जाने की बात आएगी तो हम 4 पे जाने की बजाय इसको 5 पे ले जाना प्रिफर करेंगे। तो इस प्रकार से हर गतिविधि और हर पाथ को ध्यान में रखते हुए ही क्रैशिंग की जा सकती है। इस उदाहरण के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है और हम एक और एग्जाम्पल आपके साथ अगले लेक्चर में फिर से करेंगे और हम आपको जो उपयोगी पुस्तकें हैं उनकी लिस्ट एक बार यहाँ दिखा रहे हैं, जो कि आपको इस पाठ्यक्रम में कवर होने वाले विषयों को समझने में सहायता करेंगी। धन्यवाद।